नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोग का इतिहास का हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है। यह जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है यह सुपर टेस्ट सीरीज है। यह जो टेस्ट सीरीज है यह आपका यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, टीजीटी की परीक्षा के लिए, पीजीटी की परीक्षा के लिए, केबीएस, एनबीएस, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, ऑल इंडिया परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन विशेष रूप से ऊंची परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज है, आमतौर पर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज से इसका प्रारंभ होने जा रहा है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा और यह जो कोर्स है यह अपने आप में रामबाण रहेगा आप सभी लोगों के लिए जो लोग यह कोर्स परचेज करेंगे। 1499 रुपये का कोर्स है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और इसमें कुल 2800 से 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी और यह एनसीईआरटी बेस में ही ये पूरा है। और आपको बता दूं, यह जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, बीएल ग्रोवर हैं, सतीश चंद्रा हैं, विपिन चंद्रा हैं, राम शरण शर्मा हैं, ये जो बड़े बड़े राइटर हैं उनकी किताबों का संग्रह, कम से कम दर्जनों किताबों का संग्रह करने के बाद, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यह टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है। तो इसलिए सीरीज को आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं के लिए यह जो सीरीज है यह रामबाण है। विशेष रूप से यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एकदम रामबाण रहेगा और बाकी सारी परीक्षाओं के लिए तो अमोघ अस्त्र है ये। तो यह सीरीज सिर्फ 1499 रुपये का है और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट होगी और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी सीरीज रहेगी वो सब कुछ आपको मिलेगा। कोई 1499 रुपये का कोर्स है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों वैकेंसी निकली हुई है। अभी आने वाली कम से कम 4 से 5000 सीटें और हैं, अन्य अन्य राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलेगी। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह एक अमोघ अस्त्र है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं एमपी असिस्टेंट, यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 टेस्ट सीरीज डाल दिया हूँ, यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज। लेकिन समझिए यह सबके लिए है भाई, यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, यूजीसी नेट के लिए भी है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा और साथ ही साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए दृष्टि से भी आप इसे देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताइए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है इन चारों में देखा जाए तो सबसे नज़दीकी जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यह आपका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 BC से लेकर 1750 BC मानी जाती है। हालांकि कई सारी किताबों में 2350 है, इसे 2350 कर लीजिएगा। रुकिए, सेम हो जा रहा है, कुछ अलग कर ले लेते हैं नंबर। ओके, अब सही है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। सिंधु सभ्यता की प्रागैतिहासिक, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, कांस्य युग में भी रखा जाता है। क्योंकि कांस्य युग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस समय क्या हुई थी, कांस्य की बहुत सारे औजार और बर्तन बनाए जाने लगे। ठीक है, इस सभ्यता के जो निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो क्या थे? द्रविड़ या भूमध्य सागरी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के या ग्रीक की सभ्यता के? तो किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी बताना है, वो बताएं। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी, चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता
मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। अरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भाई फिर ये तो रहेगा ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तार है। तो समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है बल्कि एक रूपता भी है। सुमेरिया, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, सैंधो जैसी सभ्यता के बर्तन, मुहरें और चूल्हे भी मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया में जो बर्तन मिले हैं, मुहर मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, ऐसा ही यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। मिस्र में मिले आभूषण एवं श्रृंगार प्रसाधन सैंधो आभूषणों एवं श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता से प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता की सुमेरिया, मिस्र एवं क्रीट की सभ्यताओं से व्यापारिक इसके संबंध थे। प्रश्न 3 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, जहाँ आवश्यकता रहेगी मैं वहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए इन सभी को देखना है। पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए यहाँ पर पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, हरियाणा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मतलब इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पाए गए हैं। तो विकल्प डी जो होगा वापस सही होगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के किनारे अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर में है। तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? जिला अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दाइमाबाद। जोरवे, निवासा, दाइमाबाद, ठीक है, ये आपका अहमदनगर में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, यह क्या है? सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े नगर हैं। इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? इस समय तत्काल में करंट में राखीगढ़ी ध्यान में रखिएगा आप लोग। कुछ साल पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन इस समय क्या है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। बंदरगाह 2 हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल है और सुरकोटदा। जुते हुए खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बाणावली, माड़ा या राखीगढ़ी? तो सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ पर यह भी आप लोग को देखना होगा कि जो भी मैं नगर बता रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का, वह इस समय किस जिले में है, किस राज्य के किस जिले में है, यह भी आप लोग को देखना चाहिए। तो सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्थि पंजर को स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। आमरी से क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में आमरी से क्या मिला है? 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है आमरी से, ठीक है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है सुरकोटदा से। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अब ये जो कालीबंगा है किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो किस प्रदेश में है कालीबंगन? तो कालीबंगन जो है आपका, यह आपका राजस्थान में है। विकल्प 1 जो होगा आपका सही होगा। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन धृसती एवं सरस्वती नदी घाटी
वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था जहाँ एक दुर्ग मिला है। तो दुर्ग तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों में है। कहाँ दुर्ग नहीं मिला है ये आपको बता दूँ, तो चन्हुदड़ो में दुर्ग नहीं मिला है, बाकी सभी जगह दुर्ग मिले हैं। प्राचीन सरस्वती, प्राचीन श्रीदती को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी थी श्रीदती, घग्गर और सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से प्राचीन है। कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित एवं पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से लेकर से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तो खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष थे। लेकिन बीबी लाल ने क्या किया था? उत्खनन कार्य करवाया था। तो यह भी देखना होगा, कालीबंगा की खोज किसने किया? अमलानंद घोष जी। और उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल ने। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? शेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो मैं मुद्राओं की बात हो रही है ना, तो मुद्राओं का किसका प्रयोग किया जाता था? मुद्राओं में शेल खड़ी का। हड़प्पा काल की मुहर वर्गाकार थी, शेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का अंकन था। देखिए, जो मुहर थे हड़प्पा काल के, जो मुहर थे उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन था। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो नृत्य कर रही है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिसे टेराकोटा कहा जाता है। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? हड़प्पा सभ्यता जो थी क्या थी? कांस्य युग की थी। विकल्प 1 जो होगा आपका सही होगा। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 BC में विद्यमान मानी जाती थी, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रही। मतलब यह आपका उत्कृष्टता का काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, 2350 से 1750। और यह बताया हूँ, एक दिन मैं क्लास लिया था तो मैं आपको बताया हुआ था कि जहाँ जो लिपि पढ़ी न जाए, होने के बाद भी पढ़ी न जाए, उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? क्या था? कृषि। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। इस सभ्यता के किसानों एवं व्यापारियों का विरोध था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, तो मेसोपोटामिया से हड़प्पा वासियों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि हड़प्पा काल का एक नगर है कुड़ाल, जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ चांदी का मुकुट मिला है, चांदी का मुकुट कुड़ाल में। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। अब आप सोचिए क्या क्या हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया है। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहा करते थे। प्रश्न 9 संख्या 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजाति थे? क्या थे? तो शहरी थे भाई। बी जो है आपका सही है। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय नगरीकरण गंगा जी के मैदान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया गया, मतलब महाजनपद काल। क्योंकि पहला नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा काल में। दूसरा नगरीकरण कब हुआ था? 600 BC, महाजनपद काल, महाजनपद काल मतलब बुद्ध एवं महावीर के काल में। और तीसरा नगरीकरण कब हुआ? तो तीसरा नगरीकरण कब हुआ? सल्तनत काल। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी।
यायावर मन खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के साथ साथ प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष को शहर होने की परिभाषा क्या होती है? जब कृषि की अतिरिक्त उपज प्राप्त हो तो उसे शहर कहते हैं। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प या समृद्ध आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा अर्थव्यवस्था जो थी कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प एवं समृद्ध आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, जो घर थे, वह किससे बनते थे? पत्थर से, लकड़ी से, बांस से, ईंट से। तो ईंट से बनते थे ना, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया गया प्रयोग किया जाता था। ईंट कैसे बनाए जाते थे? इसे धूप में सुखाया भी जाता था और आग में पकाया भी जाता था। ईंटों का अनुपात क्या होता था? सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात होता था, ईंट क्या होते थे? यह बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 4:2:1 ऐसे करके अनुपात रहता था ईंटों का। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। ईंटों कई प्रकार की होती थी ईंटें, लेकिन बाकी जगह कहीं ईंटें मिली हैं वह चौकोर मिली हैं, आयताकार मिली हैं। अब चनहुदड़ों में ईंटें मिली हैं, गोल ईंटें मिली हैं चनहुदड़ों में। कालीबंगा में जो ईंटें मिली हैं वह ईंटों पर कारीगरी की गई है। तो कई प्रकार के ईंट होते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ मिली है? कालीबंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी पर आलमगीरपुर था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी भी यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कोर्स है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।